सखी सहेली। सभी सखियों को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आज क्या क्या है हमारे पिटारे में? आज तो पिटारे में खूब रंग बिरंगी और मस्ती भरी चीजें हैं। मतलब सारी बात बस होली के ही मद्देनजर करेंगे ये राजुल, क्या ऐसा? नहीं, होली तो भाई होली है ही। हाँ, और चेहरा गुलाबी हो रहा है। और देखो एक बार बता दें कि आज अगर तुम अच्छा गाना सुनाओगी तभी हम कार्यक्रम करेंगे। हाँ। अच्छा चलिए ठीक है, हम बिल्कुल इस बात का ध्यान रखेंगे कि गाने जो हैं वो अच्छे ही अच्छे हों। और वैसे भी देखा हो गई ना बाबू, हमारी बातों में आ गई। तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग की आज हम बात करेंगे। कैसे हमने अभी किया और आगे हम लोग कैसे करते हैं और कैसे फंस भी जाते हैं। क्या बात है, मतलब मैं समझ ही नहीं पाई कि कब आपने उस जगह पर आप वहां पहुंच गई और आपने कब बातों को इस तरह से मोड़ दिया। बातें ऐसे ही टिकाई जाती हैं। और कपड़े? सही बात है, कपड़े भी भाई टिकटाऊ हो, अगर टिकते रहें तो फिर अच्छा लगता है जब निकाल के कोई साड़ी पहनते हैं और कहते हैं कि ये 10 साल पुरानी साड़ी है। और उस अगर कोई कह देता हाँ लग रही है, हाँ, तब मन कैसे बुझ सा जाता है। और कभी कभी तब अच्छा लगता है जब कोई कहता है अरे वाह आज ये नया कपड़ा पहना, तो हम कहते हैं नहीं ये 10 साल पुराना है ना। तो क्या अच्छा है और कैसे हम इस बात को समझें, इस बात की भी हम बात करेंगे। और वहीं हम अपने देश के पश्चिमी घाट की गोद में एक सकलेशपुर है, वहां की बातें करेंगे, है ना। वहाँ सखियों को थोड़ी सी सैर कराएंगे, बातों की सैर कराएंगे। और अगर गीत संगीत का जैसे कि आपने जिक्र किया था ना, तो आज हम चलेंगे रुनझुन गीतों की ओर, यानी कि लोक गीतों की ओर। और लोक गीतों की बात में जो हम नाम बताएंगे हैं वो है जब ढोल, झुमका, दोतोरा, ढुलकी, बांशी जैसे वाद्य यंत्रों का जिनका कि हम लोगों ने नाम भी नहीं सुना है, वो बजाकर गाती हैं जो उनका जिक्र होगा। तो राज को राज ही रहने देते हैं रेणु जी। हाँ, ऐसा फिर एक गाना सुन लेते हैं। ऐसा पहले गीत थोड़ा सा आपका भी मूड बना देते हैं। धन्यवाद।
पीछे पीछे गीत चलेंगे हमारे। अब गीतों की बात से आपने शुरुआत अच्छा, की थी मीत ना। चलेंगे कि गीत चलेंगे? मीत भी चलेंगे साथ में। मीत तो चल ही रहे हैं, हमारे साथ ही बने हुए हैं मीत। बहुत ढेर सारे मीत हमारे जुड़े हुए हैं फेसबुक के माध्यम से। और थोड़ी सी तकनीकी गड़बड़ियां थी, परसों से हम लोग हमारे साथी मीतों से नहीं जुड़ पा रहे थे मीत से। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस वक्त आज कुछ बातें कुछ गीत से सब लोग जुड़ गए हैं। एक बार फिर से हमारा पूरा कुटुंब एक साथ हो गया है ना। ये बात तो है कि जब जुड़ाव होता है कहीं पर, हाँ, तो उसका जो परिणाम निकल कर आता है वो कुछ अलग ही तरह का होता है। बिल्कुल अलग होता है। और जुड़ाव तो हमारा अपनी धरती से भी है और होना भी चाहिए। बिल्कुल। तो जब धरती की बात होती है तो धरती से जुड़े गीत, यानी जिनमें मिट्टी की खुशबू आती है, वो गीत यानी कि लोकगीत। जी हाँ। तो उनका कुछ अलग ही आनंद होता है, कुछ अलग ही उसका गाने का ढंग, क्योंकि जन जन से जुड़ा हुआ गीत होता है और कोई भी बड़ी से आसानी से गा लेता है। इसके लिए कोई, वैसे तो कहते हैं कि कोई मीटर स्केल या कोई नियम कानून नहीं होता है, फिर भी बड़ा सुहाता है क्योंकि सब लोग जहाँ चार लोग मिल जाते हैं और खुश हो जाते थे। कोई मौसम हो, कोई बाहर, कोई भी मौसम हो, कुछ भी हो, तो बस गीत उपज जाता था। बिल्कुल। तो ये तो बात है लोकगीत की। लेकिन जैसे कि हमने कहा ना कि आम लोगों का गीत है, हम सब का गीत है, जन जन का गीत होता है। तो रीति रिवाज और मानसिकता की झलक इसमें होती है। तो लोक संगीत भले ही समझ में ना आए, हम लोक संगीत ऐसा नहीं है, हम आपकी अपनी भाषा की नहीं बात कर रहे हैं, अपनी बोली की नहीं बात कर रहे हैं, दूसरे की बोली का जब हम सुनते हैं लोक संगीत, तो भले ही ना समझ में आए, लेकिन अपने धुनों के जरिए जो है ना वो मन को एकदम छू लेते हैं, है ना। तो आज ऐसे ही मन को छूने वाले गोलपारिया लोकगीत और उन्हें अपने स्वर की मिठास से अमर बनाने वाली गायिका के बारे में बात करने वाले हैं हम, जिनका नाम है प्रतिमा बरुआ पांडे। जी हाँ, प्रतिमा बरुआ पांडे पश्चिमी असम के ध्रुवी जिले के दुबरी जिले के गौरीपुर के शाही परिवार के आंगन में खुशियों की किलकारी गूंजी। यानी कि आप सोचिए, शाही परिवार में जन्मी, 3 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ और नन्ही सी बच्ची के सुरीले रुदन से पूरा वातावरण गूंज उठा, जो आगे चलकर एक लीजेंड बनी और असम की लोक भाषा के एक ऐसे प्रकार को उन्होंने अपने सुरों से नवाजा जो बहुत ही असाधारण लोगों द्वारा बोली जाती है। प्राकृतिश चंद्र बरुआ उर्फ लालजी की सुपुत्री और फिल्मकार प्रथमेश बरुआ की भतीजी प्रतिमा बरुआ कोलकाता में उनका जन्म हुआ था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं पर पूरी हुई। फिर उसके बाद वो गौरीपुर चली आई, वहां पर गर्ल्स हाई स्कूल में उन्होंने आगे की पढ़ाई की और इसी तरह से उनका शुरुआती वर्ष पढ़ाई का यूं ही गुजरा, कभी कलकत्ता और कभी गौरीगंज के सांस्कृतिक वातावरण में। और या फिर गौरीपुर जब आती थी तो नदी तट का शांत उनके व्यक्तित्व को बहुत गढ़ता रहा इस तरह से। वही कभी वहां रही। तो एक बात तो है कि जो घूमते रहते हैं इस तरह से लोग, उनका व्यक्तित्व है अलग ढंग से निखर कर आता है ना। तो स्कूल में रविंद्र संगीत सीखा, बस इतना ही परिचय था उनका सुरों से। फिर भी वो जब गाती तो उनके पिता बेहद खुश हो जाते थे। इसी दौरान एक बार एक जलसे में भूपेन हजारिका, जो बहुत मशहूर गायक, संगीत विशेष, जी, उनको विशेषज्ञ कहना चाहिए, वो गौरीपुर आए। उनके सामने शर्मीली प्रतिमा को गाने का मौका मिला। अब जब ये बात सामने आई तो डर के मारे उनकी तो जुबान ही बंद हो गई एकदम बिल्कुल। लेकिन जब माइक के सामने पहुंची तो होता है ना कि अंदर का कलाकार जाग उठता है, माइक फिर जब सारी चीजें आगे से हट जाती हैं। तो सारी शर्म, सारी झिझक और डर एक तरफ हो गया और फिर गोलपारिया बोली में एक सुरीला सा गीत उनके गले से फूट पड़ा। साथ में संगत कर रहे थे गोलपारिया संस्कृति के पारंपरिक जो बाजे होते हैं, ढोल, झुनका, दोतोरा, ढुलकी, बाशी, इन सब के साथ जब प्रतिमा ने गाया तो वो गोलपारिया गीत भूपेन हजारिका को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उसी वक्त ये कहा कि ये आवाज गोलपारिया लोकगीतों को दुनिया तक पहुंचाएगी। वाकई उनकी ये बात सही भी साबित हुई। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऐसे ही आसानी से हो गया। प्रतिमा बरुआ ने जब गोलपारिया लोकगीतों को चुना था, उस समय राजू मतलब खुद वो समाज भी भूल रहा था जहां पे वो गाया जाता था, जिनमें इन गीतों को गाया जाता था। मतलब वही समाज इसको पूरा लगभग भूल चुका था और मुख्य रूप से राज बाशिंदों द्वारा गाए जाने वाले ये लोकगीत बिल्कुल लुप्त प्राय से हो रहे थे। मूल रूप से मनुष्य के अनुभवों की बात करने वाले ये लोकगीत
प्रतिमा बरुआ के प्रयासों से कह सकते हैं फिर से गूंज उठे, जीवित हो उठे। बिल्कुल। बहुत साधारण किस्म के लोग गाते थे और जब प्रतिमा बरुआ ने इन्हें गाना शुरू किया, क्योंकि जब भी वो कोलकाता से आती थी, कोलकाता से गौरीपुर आती थी, तो जब नदी के किनारे थोड़ी देर बिताती थी, तो वहीं पर क्योंकि प्राकृतिक सुषमा से बिल्कुल भरा पूरा है असम, वहां पर महावत और इस तरह के चरवाहे ऐसे गाते हुए, गाते हुए उनको सुनती थी और वहीं से गीतों का जो उनका मन उनका जुड़ता गया गीतों के साथ। तो उसी की मिट्टी में एक बीज जब फूटने लगा तो घर वालों ने कहा भी कि भाई ये बहुत साधारण सी जबान है और इसमें क्यों गा रही हो, लेकिन फिर भी वो गाती रही। फिर लोगों ने क्या कहा, कुछ लोगों ने तो उसे मान्यता ही नहीं दी, उन्होंने सोचा पता नहीं क्या ये कौन सी बोली है, कौन सी भाषा है, पता नहीं कौन बोलता है ना, इतनी लुप्त प्राय हो चुकी थी। बिल्कुल। तो कई बार ऐसा होता है ना कि कोई जबान जिस समुदाय विशेष में बोली जाती है, वो अगर वहां के लोग अगर बाहर चले गए या उन्होंने खुद वो जबान बोलनी बंद कर दी, तो फिर वो जबान खत्म गायब हो जाती है। बिल्कुल सही बात। तो कुछ ऐसा ही हो रहा था, लेकिन फिर उसे जीवित करके एक नया रूप दिया प्रतिमा बरुआ पांडे ने। भूपेन हजारिका ने अपनी फिल्म एरा बात और सुर में प्रतिमा बरुआ के इन गीतों को शामिल किया और एक जो लुप्त हो रही थी स्वर धारा वो फिर से जागृत हो गई और उसकी मीठी रुंझुन से लोक कला समृद्ध हो गई। संगीत की साथिका प्रतिमा बरुआ का विवाह गौरीपुर कॉलेज के प्रिंसिपल गंगाशंकर पांडे से हुआ था और उनकी आवाज में ओ मोर महाउद बोंधुरे या फिर हस्तिर कन्या जैसे सुमधुर गीत हैं। इसके अलावा आजी ढनराव काला, दुई दिनेर भालोबाशा जैसे अनेक लोकप्रिय लोकगीत भी उन्हीं की आवाज में हैं। वाह वाह वाह। प्रतिमा बरुआ पांडे को गोलपारिया लोकगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए पद्मश्री पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके जीवन और कार्यों पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म हस्तिर कन्या को 1997 में बेस्ट बायोग्राफिकल फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसके अलावा 2015 में उनके जीवन पर सोनार बरन पाखी नामक फिल्म भी बनी और 27 दिसंबर 2002 को उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। लेकिन भाई ये इस तरह से गायक, खास तौर से लोकगीत जिसमें मिट्टी की सौंधी खुशबू हो, वो कहाँ गायब होते हैं। वो उनकी स्मृतियां हमेशा रहती हैं। वैसे जब लोकगीतों की बात होती है तो रेणु जी ये बात होती है ना कि भाषा, ऐसा लगता है जैसे बहुत सी चीजें हैं, जैसे लोग कहते हैं प्रेम या मुस्कान, ये भाषाओं से ऊपर या होते हैं। ऊपर होते हैं। तो कुछ ऐसा ही लोकगीत के संग भी होता है। प्रेम की तरह ऊंचा है लोकगीत का भी मयार, और वो भी भाषाओं से और प्रदेशों की सीमा से कहीं आगे बढ़कर, समझ में आए ना आए, लेकिन जब आप सुनते हैं तो झूमने लगते हैं क्योंकि दिल से और अपने मन से जुड़ा हुआ ये गीत है। वैसे तो इसकी उत्पत्ति के बारे में इसीलिए कहते हैं कि किसी ने लिखा नहीं है, जहाँ चार लोग मिले, जो बोली समझ में आई और उसमें वो गाना शुरू कर दिया उन्होंने। इसलिए इसके जिसको कहते हैं ना गीतकार नहीं मिले कि किसने लिखा है गीतों को। ये पारंपरिक इसीलिए है क्योंकि हम सब ने मिलकर बनाया है इसको, आम जन ने इसको मिलकर बनाया है ना? कभी खेतों में काम करते हुए एक लाइन किसी ने जोड़ी, एक लाइन किसी ने जोड़ी और इस तरह एक गीत बन गया। तो कभी कहीं कोई घर में उत्सव हुआ, बच्चा हुआ या कुछ उसका जनेऊ मुंडन, कुछ इस तरह का संस्कार हुआ या कोई शादी हुई, या कि फिर ऐसे ही कहीं देखो अगर हम सखियां मिलकर बात कर रही हैं, देखो स्वागत में ही मांड जैसे गाया जाता है राजस्थान में, ऐसे ही लावणी की बात करें हम या कोई भी गीत है, बन्ना बन्नी और विवाह आदि के समय, तो क्या बात है, लोकगीतों की धूम रहती है वाकई। और हर भाषा में लोकगीतों का सौंदर्य देखते ही बनता है। बिल्कुल। जानू जानू री काहे ठन के है तोरा कंगना, जानू जानू री काहे ठन के है तोरा कंगना। मैं भी जानू री छुप के कौन आया तोर अंगना, अरे जानू री छुप के कौन आया तोर अंगना। मैं भी जानू री दिल को
तोर अंगना। बैया मरोड़ के घेर के गिराए के, बैया मरोड़ के, बैया मरोड़ के घेर के गिराए के, बैठ गए छैलवा मन में समाए के, गोरी जान मैं कहाँ पे गिरी है तोरी बिंदिया, गोरी जान मैं कहाँ पे गिरी है तोरी बिंदिया। जानू जानू रे काहे खने के है तोरा कंगना, मैं भी जानू रे छुप के कौन आया तोर अंगना। जानू रे काहे खने के है तोरा कंगना। किसी से मैं भी ना कहूँगी, मैं भी ना कहूँगी, अच्छा तो बन जा तू उनकी, मैं उनकी रहूँगी, उनकी रहूँगी, मैं उनकी रहूँगी, उनकी रहूँगी। कोई क्या करे बजे जब पाँव की, कैसी चुहल से भरा हुआ ये गाना है। मतलब विनोद हो रहा है दो सखियों के बीच में। शुक्र मनाओ कि हम लोग नाचने नहीं लगे। और चलिए हमने तो शुक्र मना लिया, सखियां क्या कर रही होंगी? सखियां नाच रही होंगी, निश्चित नाच रही होंगी। हम बिल्कुल हो सकता है हमें लिखकर भेजें कि हाँ आपने नृत्य किया कि नहीं किया ये बताइए, और या मन कर रहा था तो किस शिद्दत से कर रहा था। हो सकता है चाय पी रही हो तो नहीं नाच पाई हो, ऐसा भी तो संभव है। हाँ, लेकिन सोचा होगा कि हाँ अच्छा गाना है, कभी जब बैठक होगी ढोलक वोलक की तब जरूर इस गाने पे नाच किया जा सकता है। अच्छा वो दिन भी क्या दिन होते थे जब ढोलक पर संगीत गूंजता था और खूब जोरदार तरीके से इसी तरह के पारंपरिक लोकगीत गाए जाते अभी भी होता है, शादी आने तो दो। वैसे ऐसा ही होता है कि जब चार लोग इकट्ठा हो जाते हैं और शादी ब्याह होती है तो वैसे तो अब गाने वालियों को भी बुलाया लिया जाता है, लेकिन अच्छा लगता है जब हम अपने पुराने गीतों को याद करते हैं। कुछ लाइनें छूटती रहती हैं, फिर किसी पुराने बुजुर्ग को पूछा जाता है कि इसके आगे क्या है बताओ। हाँ। फिर कोई लाइन बताता है, कोई लाइन बताता है, और इस तरह से एक पूरा गीत बन जाता है फिर से, तो बड़ा अच्छा लगता है। रेणु जी ऐसे लोगों को मुझे याद आ रहा है, आपने जो ये बात कही ना कि किसी पुराने बुजुर्ग से पूछा जाता है, तो ऐसी एक बुजुर्ग थी, उनको रेडियो की उपाधि दी गई थी हमारे यहाँ। कि जैसे ही कुछ भूल जाते थे तो पूछते थे, अरे फलना चाची जरा बताइए तो यहाँ पे क्या है, क्या भूले हम, और वो तुरंत वहीं से कभी दाल पीसती हुई, कभी आटा निकालती हुई गाना शुरू कर देती थी। वाह। तो हम लोग कहते थे ये तो रेडियो चाची हैं। तो भाई आपके आसपास कोई है रेडियो चाची तो बताइए हमें, है ना? निश्चित होंगे। बिल्कुल। तो भाई ऐसी इस तरह से इंसाइक्लोपीडिया होना पुराने गीतों का बहुत बड़ी बात है, और हम लोग भी तलाश करते हैं, सोचते हैं कि इकट्ठा किया जाए, लेकिन नहीं हो पाता। लेकिन आज हम गुजारिश करेंगे उन सखियों से या भाइयों से जिनको जितना याद है आज से लिखना शुरू कर लीजिए और कहीं दर्ज कर लीजिए इन सारे गीतों को, है ना? और एक बात और कि कम से कम जो भाषा आप घर में बोलते हैं जी, उस भाषा से दूर ना जाइए जी। उस भाषा को सब कुछ सिखाइए बच्चों को, नई पीढ़ी को। इसके साथ साथ वो भाषा भी सिखाइए जो कि बोली जा रही है पीढ़ियों से, आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में बोली जा रही है। बिल्कुल। कंप्यूटर की भाषा अगर आप सीख रहे हैं तो साथ में दिल की भाषा, मिट्टी की भाषा और सपनों की भाषा भी सीखते रहिए और याद करते रहिए उसको। आपने तो बिल्कुल कविता सी रच डाली है भाई, इतनी अच्छी कविता रच डाली तो मेरा मन कर रहा है उड़ के कहीं पहुंच। हाँ, नहीं, एक मिनट चलना है अभी हम लोगों को भाई। सकलेशपुर बताते हैं ना कि कहाँ पर है, कैसा है, फिर प्रोग्राम बनाना तब जाना। चलिए अच्छा ठीक है, आप कह रही हैं तो ऐसा ही कर। देखो हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजा है कि आप लोगों ने ये इनके बारे में बताया है, प्रतिमा जी के बारे में, ऐसे विलुप्त लोग या जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते बताया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सकलेशपुर भी हमने नहीं सुना है नाम, बहुतों ने नहीं सुना होगा, और हो सकता है कुछ लोग घूम कर भी आए हों, लेकिन फिर भी
सुकून के आगोश में लिपटा हुआ एक बहुत सुंदर सा हिल स्टेशन है ये सकलेशपुर। कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट की गोद में गुनगुनाता हुआ सकलेशपुर अपने अपने सौंदर्य से आपको अभिभूत कर देता है। केरल से गुजरात तक फैला हुआ है पश्चिमी घाट और उसी के दक्षिणी हिस्से में बसा हुआ है सकलेशपुर। ये एक ऐसा मनोरम स्थान है जहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती, क्योंकि बहुत सारे पर्यटकों को इसके बारे में पता ही नहीं रहता। तो काफी शांत सा इलाका है और यहाँ आकर प्राकृतिक सुषमा का आनंद लेने के साथ साथ आप परिवार के संग पूर्णतः शांति में कुछ समय आराम से सुकून से बिता सकते हैं। क्या बात है। और सुकून के साथ साथ जब आप रास्ते पर चलेंगे तो आपको नजर आएंगे काजू के बागान, तो कहीं इलायची और दूसरे गरम मसाले दिखेंगे भी और उनकी खुशबू भी आपको मिलेगी। और इन नज़ारों के बीच सैर करने का मजा तब और बढ़ जाता है जब यहाँ के दर्शनीय स्थलों की जानकारी मिलती है। रेणु जी, एक मिनट, दर्शनीय स्थानों के बारे में हम बताएंगे, लेकिन पहले ये तो बता दे कि वहाँ की जलवायु कैसी है। ऐसा जलवायु की स्वेटर रखना पड़ेगा क्या? नहीं, स्वेटर नहीं रखना पड़ेगा। वहां पर चूंकि पश्चिमी घाट है, तो वहां पर दक्षिण पश्चिम से आने वाला मानसून सबसे पहले आता है, तो वहां पर खूब जोरदार वर्षा होती है और उस वर्षा के कारण वहां पर खूब हरियाली रहती है हमेशा। तरह तरह के अलग अलग तरह के वनस्पतियां दिखेंगी। और ऐसी बहुत विलक्षण वनस्पतियां भी ऐसी जगहों पर मिलती हैं जो कि आपको सामान्य तौर पर नहीं दिखेंगी। तो उनको देखने का एक अलग ही मजा है। और इसके साथ साथ वहाँ का मौसम हमेशा बहुत सुहावना रहता है। और अब जब आप कह रही थी ना कि किसी घूमने की जगह क्या है, हाँ, तो भाई ऐतिहासिक इमारतें हैं, मंदिर हैं, वहां पर स्थापत्य कला की आप मिसाल देखिए, क्या अलग सा जादू है इस शहर का। अपनी सांस्कृतिक धरोहर भी है उसकी, और जो मसालों की खुशबू, हाँ, वाह वाह, उसकी तो समुद्र से भाई 3136 फीट की ऊंचाई पर है यह हिल स्टेशन। और यहाँ पर कई विशेषताएं हैं। प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है जैसे तुमने बताया, इसीलिए बहुत हरियाली रहती है और ऐसे ऐसे विलक्षण पौधे मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, जिनको देखकर मन खुश हो जाता है। संसार के 18 जैव विविधता वाले स्थानों में से ये एक है सकलेशपुर। अपनी इस वनस्पति विरासत को लेकर बैठा हुआ है। हाँ, तो अब जरा इस मखमली हरियाली का आनंद लेते हुए सैर की जाए। तो यहाँ के प्रमुख स्थानों में अगर सबसे पहले देखने चलें तो चलिए मंजराबाद फोर्ट चलते हैं, जिसे टीपू सुल्तान जो मशहूर शासक हुए हैं जी, उन्होंने बनवाया था। ये किला एक सितारे के आकार में बना है और इसकी वास्तुकला बिल्कुल अद्भुत है, मिसाल है वो एकदम। और इसका ऐतिहासिक महत्व तो है ही, साथ ही साथ जो इसे सुरक्षा के गढ़ के रूप में सुल्तान ने बनवाया था, तो वास्तव में इसकी बनावट ऐसी है कि यहाँ अंदर पहुंचना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। वाह। और इसके अलावा यहाँ पर होयसला शासकों द्वारा बनाया गया सकलेशपुर मंदिर है, जहाँ भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजते हैं। ये मंदिर लगभग 600 वर्ष पुराना है। ये कहा यहाँ बिस्ले व्यू पॉइंट से हरे भरे वर्षा वनों का सौंदर्य देखते ही बनता है। और यहाँ बर्ड वॉचिंग की भी सुविधा है खूबसूरती से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे, जैसे अब जहाँ पर हरियाली होगी और इतने तरह तरह के पौधे होंगे तो पंछी तो अपने आप आएंगे ही। और इस खूबसूरती से ही पंछी खींचे चले आते हैं और पर्यटकों को भी यहाँ ट्रैकिंग करना भी बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा यहाँ के शानदार झरने अपने प्रवाह से सारा तनाव हर लेते हैं। तो भाई कुल मिलाकर सकलेशपुर एक ऐसी जगह है जहां बस आप अपना सामान समेटिए और चले जाइए। अच्छा, और आप चलने को न कहना, हमने घुमा दिया तुमको बस। अच्छा ठीक है, आपने ऐसे बैठे बैठे घुमा दिया, हम तो सोच रहे थे आप हम भी गीत भी सुनाएंगे ना, केवल घुमाया कहाँ, गीत भी सुनाएंगे। दो दिलों की सूरत से
के पेड़ों पे शाम का बसेरा है पर्वतों के पेड़ों। देखा, गीत सुना, कैसा लगा? अच्छा लगा ना? ये लो फिर मुंह बना रही हो, बिचका रही हो मुंह, क्या बात है? समझ रहे हैं आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं। अरे नहीं भाई, इतना प्यारा प्यारा गीत सुना रहे हो, अब इतनी अच्छी अच्छी बातें बता दी, घुमा दिया क्या? अब ये बस मतलब जाना जरूरी है सकलेशपुर? अच्छा चलो ले चलेंगे, चलो ठीक है, चलो ऐसा ना हो कि चुप ना हो जाना तुम, कार्यक्रम बहुत सारे हमारे दोस्त सुन रहे हैं। अच्छा हाँ, सुनो 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 सुनो, देखो देखो बहुत अच्छा कमेंट लिख के भेजा है, बता रहे अब तुम खुश हो जाओगे, हमें पता है। हमारी एक साथी लिखकर भेजती है, हालांकि उनका नाम ऐसा है राजुल, ये नहीं पता चलता है कि वो साथी हैं कि मतलब सखी हैं हमारी, कि हमारे मित्र बंधु हैं, लेकिन आज पता चल गया। उन्होंने लिखा कि हमें लोग रेडियो महारानी कहते हैं घर में। तो जैसे हमने बोला ना कि नहीं, हमने जैसे बोला ना कि आपको क्या कहते हैं लोग घर में, तो इन्होंने बताया कि रेडियो महारानी कहते हैं। तो भाई आपको बहुत बहुत बधाई हो रेडियो महारानी के लिए, कि बड़ा अच्छा लगा कि आपने लिखा। और भाई हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि ये फेसबुक पेज हमारा जो 2 दिन से गायब था, लोग बहुत बहुत धन्यवाद तो दे ही रहे हैं। एक ने बहुत अच्छा लिखा है कि इसकी सेहत यूं ही अच्छी बनी रहे, इसके लिए हम दुआ करते हैं। तो आमीन आमीन आमीन, बिल्कुल ऐसा ही हो। रेणु जी, हम लोग इमोशनल ब्लैकमेलिंग की बात कर रहे हैं, मतलब ऑन अ सीरियस नोट अगर हम बात करें तो कई बार तो कुछ लोगों को ये करते हुए देख के लगता है कि काश ये कला हमें भी आती, या कई बार लगता है कि अरे किस तरह से बेवकूफ बन रहा है बेचारा सामने वाला और समझ में ही इसे नहीं आ रहा है। अच्छा है हमें ये कला नहीं आती, हम तो इस बात से खुश होते हैं। हमें लग रहा है राजुल को किस्सा याद आ रहा है, हाँ, है ना? हाँ। जैसे एक थी हमारे जानने में, तो थोड़ी उम्र दराज थी वो, और अकेले रहती थी, बच्चे बड़े हो चुके थे, सब पढ़ के बाहर चले गए थे, तो पति पत्नी दोनों रहते थे। तो उनके पाक कला उनकी बहुत मतलब मशहूर थी, पाक कला में वो। तो एक बार जैसे अब ऐसा होता था कि 2 लोग मिले, मिलनसार इतनी थी कि मतलब मोहल्ले टोले सबकी बहुओं की बहुओं को सबको जानती थी, नाम से जानती थी। अच्छा। तो मिला, कोई पूछा फलानी कैसी हो? बहुत अच्छे हैं। और बड़ी वाली कैसी है? छोटी वाली कैसी है? शादी हो गई? और किसके कितने बच्चे हैं? ससुराल का क्या हालचाल है? नंद का क्या हालचाल है? हाँ। तो अब ऐसे में कोई कह दे कि अरे छोटी वाली को तो अभी बच्चा हुआ है, और बहुत याद करती है आपको। अच्छा, हमें याद कर दी? हाँ, और क्या, अभी बच्चा हुआ तो कह रही थी कि ताई जी अगर होती तो ऐसे थोड़ी ना रहने देती, हमें सोट के लड्डू जरूर खाने को मिलते। तो वो कहती थी कि क्यों, तुमने नहीं बना के भेजे? अरे कहाँ, हमारे पास समय कहाँ है जो हम लड्डू बनाकर भेजते। और फिर आप जैसा स्वाद नहीं है, ये भी कहा होगा। ये भी तो मतलब वो जितने भी उनके उसमें कसीदे पढ़ सकती थी वो सारे कसीदे पढ़ देती थी, और अंततः वो कहती थी कि कोई नहीं, तुम रहने दो, मैं बना के भेजती हूँ लड्डू। तो वो बेचारी लड्डू बनाकर सारा काम छोड़ के वो लड्डू बनाती थी और भेजती थी। और कई दफा तो ये भी होता था कि भाभी ऐसा करिए ना कि आप ही भेज दीजिए तो उसको अच्छा लगेगा, आप ही के नाम से आपने भेजा है। तो वो कोरियर का खर्चा भी सारा उठाती थी और सब कुछ करके भेजती थी। तो ये चीजें जो थी देखकर लगता था कि किस कदर, और वो उनको ये लगता था कि अरे मेरे लड्डुओं की बात है, इतनी तारीफ है या मन से बिटिया कह रही है तो चलो भेजे। ये पुराने लोग, अभी भी होंगे बहुत सारे हमारे ऐसे लोग जो बहुत भावुक हृदय के होते हैं और बहुत ही क्या कहना, कुछ कहने लायक नहीं होती बातें। सच में ऐसी बातें भावुक कर भी जाती हैं खुद भी। और कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं कि अरे आपकी तो बात ही और है, आप जब बनाती हैं पकौड़े तो क्या बात है, और जब तब शाम को आके चाय नाश्ता कर लीजिए, बस ऐसे कह के खुद ना बुलाइए, खुद कभी ना बुलाइए। सही बात है। हाँ, नहीं, और खुद ना बुलाइए, और अगर आप कभी कहीं भी जाने के लिए तो कह दें कि अरे आज ही तो जाना था, आपने बताया होता तो प्रोग्राम ना, अरे चलिए ठीक है फिर रहने देते हैं। क्या पता कहो तो बेसने ना हो। हाँ, ये भी हो सकता है। तो भाई ये होता है इमोशनल ब्लैकमेल की अक्सर लोग अपना काम निकलवाने के लिए तरह तरह की बातें बनाते हैं और वो किसी ऐसी कमजोरी पर उंगली रख देते हैं जिससे लोगों को अपनी तारीफ सुनना अच्छा ही लगता है। राजुल, वैसे एक बात है, हाँ ये बात तो बिल्कुल सच है कि तारीफ सुनना सचमुच अच्छा लगता है और इसमें हम उस प्रवाह में बहते चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कि हम हमारे साथ क्या हो रहा है। और इसको धोखा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जब कहीं आप श्रम लगा रहे हैं और पैसा भी लगा रहे हैं, पैसे से ज्यादा
ज्यादा महत्व तो मुझे श्रम का लगता है और आपके हुनर का लगता है। वो अगर आप लगा रहे हैं बिना किसी उसके तो मुश्किल है, बेवकूफ बना के न लगाएं। और जैसे कभी कभी तो जैसे ये तो बिटिया चलो दूर थी, उनको बच्चा हुआ था, अक्सर छोटे बच्चों के नाम पर भी लोग साथ में बच्चा होता है और करते हैं, और बच्चा ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह से मुंह देखता है माँ का कि हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा था कि फला आंटी के घर का हमको दाल चावल बहुत पसंद है ना। जाती है कहती है अरे आपके हाथ के जीरे के आलू और दाल भात तो भाई हमारे बेटे को बहुत पसंद है। अब आ गई लंच पर, बच्चा मुंह देखता है कि हमने तो कभी नहीं कहा था इनसे। तो ऐसे समय जो है पोल खुल भी जाती है। सही बात है। लेकिन फिर भी जब जो इस तरह के इमोशनल रूप से बहुत ज्यादा नर्म होते हैं, नर्म दिल होते हैं, वो पोल खुलने वालों के बावजूद भी वो कहते हैं कि अरे हटाओ। हाँ, ये तो देखो इनका बड़कपन है। लेकिन पोल ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग सिर्फ अभी तक हमने खाने की बात की, ऐसा नहीं होता है। अक्सर कभी बाजार जाना होता है तो हम किसी को जबरदस्ती घसीट कर ले जाते हैं, सिर्फ इस तरह से भावुक बनाकर उनको कि नहीं नहीं चलिए ना, बहुत जरूरी है, हाँ बहुत अच्छी है, भले ही हम वहां पर जाके उनको बिल्कुल घास ना डालें, लेकिन ले जाते हैं और अपनी उनकी जरूरत हो तो नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए, है बिल्कुल। और जो अगर ये अच्छी बात है कि दूसरों की मदद करना या किसी के कोई काम आना या आपके अंदर लेना, हाँ कोई हुनर है तो आप उससे दूसरों को कुछ सहायता कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे यहाँ तक है बात तो चलिए, फिर ये समझ लीजिए कि पानी गले तक है और वो पानी जो है नाक तक पहुंच जाता है जब बात होती है कि अपना कोई काम निकलवाने के लिए। जैसे अक्सर स्कूलों में देखते हैं ना कि कोई बच्चा बहुत पॉकेट मनी लेकर आ रहा है तो उसके आसपास के बच्चे सब, आसपास कुछ बच्चे होते हैं जो छांट लेते हैं और उसका हर बात के लिए कहते हैं कि तुमने ये तुम्हारे इस काम का तो कोई जवाब ही नहीं, उसका तो क्रिकेट अलग ही है, उसका तो होमवर्क तो बस हो जाए इस पर पार्टी, हाँ बस इस बात पर पार्टी, हाँ। तो मतलब इस तरह से कहीं वो धीरे धीरे अगर ये छोटी उम्र में शुरू हो जाता है तो आप कहीं उसकी नींव कमजोर होने लगती है उस बच्चे की और वो उस झूठी दुनिया में ही रहने का आदी हो जाता है। जी हाँ, तो यानी कि आप जो ये झूठी प्रशंसा है उससे खुद भी बचे और खुद तो करें ही ना। इसके साथ साथ जैसे लड्डू बनाने का एक उदाहरण हम इसलिए ले लेते हैं कि थोड़ा आसान हो जाएगा ये बात को समझाना। अगर आपको कुछ सचमुच किसी का कुछ ऐसा है, हुनरमंद लोग होती हैं हमारी दादी चाची ताई मौसी कि उनकी चीज हम नहीं बना पाते बहुत प्रयास करने पर भी, लेकिन जब आपको बनाना हो तो उनके साथ लग जाए तो बेहतर है। जैसे कि अभी एक बिटिया ने कहा कि आम का अचार डालना है आपके साथ मुझे आंटी, तो हमने कहा हम डाल देंगे 1-2 किलो का। उसने कहा नहीं। अब देखो उसकी समझदारी, छोटे बच्चे की भी समझदारी ऐसी हो सकती है, छोटे से मतलब ठीक ठाक है 30-32 साल की बिटिया। उसने कहा नहीं मुझे सीखना भी है तो मैं आ जाऊंगी, आम खरीद कर ले आऊंगी और जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो सामग्री उसमें पड़ती है वो बता दीजिए तो मैं लेकर आऊंगी ताकि मैं सीख भी सकूं। अब ये तरीका है कि वो सीखने के लिए लालायित है। तो आप करें जरूर मदद, दूसरों की करें, लें भी मदद, लेकिन कुछ इस तरह से लें कि अगली बार आप उसको सीख सकें और अगली बार जब वो खुद अपने लिए बनाए वो ताई जी लड्डू कभी, तो आप उनकी मदद भी कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह से एक पंथ दो काज हो जाएंगे कि आप उनकी मदद भी कर देंगे या आपको ये भी एक अंतरात्मा पर बोझ सा लगता है कि किसी को बेवकूफ बनाकर हमने अपना काम निकाला। नहीं, सबको नहीं लगता राजू, तुम अपनी बात न करो। लेकिन आप अंतरात्मा से एक बार पूछें जरूर, पता चलेगा। थोड़ा सा टटोलेंगे तो पता चल जाएगा। ये बात भी सही है कि अंतरात्मा पर बोझ न रखें। तो आपको एक चीज भी आ जाएगी, करनी भी आ जाएगी और आइंदा आप कभी वो काम खुद करके दिखाएंगे तो ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि वो जो बिटिया आपके लड्डुओं के इंतजार में बैठी है, किसी ताई के लड्डुओं का इंतजार कर रही है, वो माँ के हाथ के लड्डू जब खाएगी तो उसको ज्यादा मजा अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही बात है। तो आइंदा से ध्यान रखिएगा। हम गीत सुनवा देते हैं आपको।
सको धड़कने इतने पास आओ ना, सब गाते हैं सब ही मदहोश हैं, हम तुम क्यों खामोश हैं, अब मेरे सपनों पे तुम ही तुम छाओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना। गूंजी सी है सारी फिजा, जैसे बजती हो शहनाइयाँ, हे लहराती है महकी हवा, गुनगुनाती है तन्हाइयाँ, सब गाते हैं सब ही मदहोश हैं, हम तुम क्यों खामोश हैं, साज़ दिल छेड़ो ना, चुप हो क्यों गाओ ना, ऐसे ही बुलाती हैं वादियां सकलेशपुर की। लेकिन हमारे साथी पूछ रहे हैं कैसे पहुंचा जाए। तो बहुत आसान है सकलेशपुर तक जाना। आप जी। बैंगलोर पहुंच जाइए, वहां से आप अपने मन के रास्ता चुन सकते हैं। आप यानी चाहें क्या तो हवाई जहाज भी जाता है वहाँ? हाँ, ओह, आप सड़क मार्ग से जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, आप ट्रेन से जाना चाहें तो ट्रेन भी उपलब्ध है, और आप अगर फ्लाइट लेना चाहें तो फ्लाइट भी उपलब्ध है। और बाकी आप अपने वाहन से भी जा सकते हैं बैंगलोर तक जाके। बहुत सारी अब मतलब रास्ते हैं। हाँ। लगभग 200 थोड़ा आगे पीछे होगा किस मार्ग से आप जा रहे हैं। लगभग 222 किलोमीटर दूर है ये बैंगलोर से। तो 3-4 घंटे लगेंगे अगर आप सड़क मार्ग से जाएंगे। बस भी जरूर चलती होंगी, तो आप आराम से जाइए, घूमिए, और वहाँ की जो क्या कहना चाहिए, बहुत भीड़ भाड़ भरी जगह नहीं है, उसका आनंद उठाइए। आनंद लीजिए। एक एक चप्पे चप्पे का जैसे होता है ना, स्वर्ग बसा है जहाँ पर, उसको कहते भी हैं धरती का स्वर्ग, तो वहां पर जाकर उस आनंद लीजिए हरियाली का। भाई हमारे बहुत सारी, हमने बोला ना कि आपको क्या कहा जाता है, तो इन्होंने लिखा है कि हमारे मित्र मुझे विविध भारती कहकर बुलाते हैं, क्योंकि मैं विविध भारती का दीवाना हूँ, वीबीएस का दीवाना हूँ। क्या बात है, क्या बात है। भाई इनके लिए तो तालियां। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बड़ी खुशी हुई। वैसे हमारे और भी जो श्रोता है उनसे भी मिलकर खुशी तो हमें होती ही है ना। क्योंकि किसी ने ये भी लिखा है कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग के बारे में, कि भाई हम लोग विविध भारती की तारीफ करते हैं इस कार्यक्रम की, तो इसका मतलब नहीं कि हम ब्लैकमेल करते हैं या कुछ ऐसा झूठा बोलते हैं। ना जी ना, हम तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हमारे जो सुनने वाले कभी इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो दिल से जुड़े हुए हैं विविध भारती से, और बरसों पुराना नाता है। तो यहाँ पर तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग का सवाल ही नहीं होता, हम अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे एक साथी ये भी लिख कर भेज रहे हैं कि जो है ना माताएं, मम्मियां, वो अपना काम करवाने के लिए बच्चों को बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं। लेकिन आगे इन्होंने एक और बड़ी प्यारी सी बात लिखी है कि अब मैं माँ बन गई हूँ और मैं भी वही करती हूँ। तो ये बड़ी प्यारी सी मीठी सी ब्लैकमेलिंग है। और हमें लगता है कि माँ जो करती है बच्चों के लिए, वो कुछ इस तरीके का है कि वो कुछ भी करे कम है। सही बात। कितना भी इमोशनल ब्लैकमेल कर ले, और कहीं ना कहीं उसमें हमारा ही हित छुपा रहता है। सही बात है। और हमारी भलाई होती है, तो वो कुछ सिखा कर ही जाती है वो ब्लैकमेलिंग भी, जो माँ की होती है। हाँ, तो वो सिखाने के लिए होती है, तो तैयार है ये ब्लैकमेल होने के लिए। मतलब अगर जैसे माँ ये कह दे कि तुम अगर नहीं सुनोगे तो मैं ये तुमसे बात नहीं करूंगी, तो एक जो वो डर सा होता है ना माँ के कुछ देर ना बोलने का, उसकी आवाज ना सुनाई देने का, जो एक मन में रिक्तता आती है, उस रिक्तता से घबरा कर जब आप जल्दी से वो काम करते हैं और करके आप पाते हैं कि वाह, ये काम तो वाकई बहुत आसान था जो माँ कह रही थी। और ये बात, और ये मम्मी हमारी फिर हमारे पास हो गई। तो वही ऐसा भी होता है कि देखो फला बच्चे से तुमने लड़ाई की है, जल्दी से जाके बात करके आओ, माफी मांगो। या दो भाई बहनों में या भाई भाई में कभी झगड़ा हो जाता है, बड़े होने पर भी कभी कभी ऐसा भी आता है मौका जब बातें, दरार इतनी बढ़ जाती है कि बिल्कुल खत्म हो जाते हैं रिश्ते। तब माँ कहती है कि
मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, या कभी कभी इस तरीके के लेवल की बातें तब हो जाती हैं कि दोनों भाई बात करो आपस में, तो वो उसकी वजह आप सोचिए क्या हो सकती है। हाँ। इमोशनल मुझे ब्लैकमेलिंग, बहुत दुख पहुंचेगा, बहुत दुख अगर नहीं पहुंचेगा, बात या हो करोगे। सकता है मुझे अटैक पड़ जाए, कभी कभी माताएं ऐसा भी कह सकती हैं। तो भाई देखिए उसके पीछे क्या वजह है। फिर अगर आपने उस भाई से, संबंधों को जोड़ देती है हाँ, माँ। अगर आपने सचमुच जब भाई से या बहन से इस तरह से बात की होगी, तो आपको, माँ को क्या, आपको नया जीवन मिल गया होगा उसी वक्त, है ना। सही बात है, सही बात है। और जितनी खुशी माँ को के चेहरे पर आती है, उससे दुगनी खुशी हमें मिलती है सुकून जब मिलता है। वो चीज हो जाती है जो माँ चाहती जी। है। तो भाई माँ और बच्चों के बीच की जो बातें हैं उनको तो हाँ। हम इमोशनल ब्लैकमेलिंग की संज्ञा नहीं दे सकते। जैसे कि और हम सबके अपने अपने ढंग की इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। अब ब्लैकमेलिंग होती है कि ब्लू मेलिंग होती है कि रेड मेलिंग होती है, नहीं पता। आप तो बिल्कुल होली के मूड में अरे हैं। भाई रंगभरी एकादशी कल बीत चुकी है, तो अब तो होली होली ही है, तो ये सब मेलिंग मेलिंग चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल। और जो कपड़ों की बात है, अब होली के लिए कपड़े भी तो निकालने होते हैं ना, पुराने पुराने पहनने के लिए। सही बात है, पुराने कपड़े ही निकालेंगी। हाँ। अरे भाई कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपने बड़ा सोच के रखा हुआ है हाँ। कि चलिए इस बार होली पे ये पुराना कपड़ा पहनेंगे, और पता चलता है कि वो कपड़ा आप जब पहनने चले तो फटा हुआ है, कि इतना ज्यादा वो कहीं से बिखरा बिखरा सा लगने लगता है कि आपको राजू, लगता है कि भले ही रंग खेलने जा रहे हैं लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी कोई नया कपड़ा ऐसा लगता है कि इस बार इसको पहन के होली में निपटा ही दो। हाँ, ऐसा भी तो होता है। बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। अभी आपने 1 महीना भी नहीं हुआ पहने हुए, उसका रंग भी नहीं गया, कुछ नहीं हुआ, प्रिंट भी सही है, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि भाई अब इसको हटाओ। जैसे कि आपने कहा था ना कि कुछ साड़ियां ऐसी होती हैं जिनको देखने के बाद जब लगता पहनो है तब कि कहते हैं, नहीं है क्या? नहीं है क्या। हम्म। तो भाई ऐसे ही होते हैं कपड़े। हाँ। और कपड़ों का विज्ञान भी कुछ ऐसा ही होता है। ये विज्ञान मतलब जैसे आप हर चीज में एक उसका रूट कॉज होता है, एक जी। उसका जड़ होती है, बुनियाद होती है हर चीज की, वैसे ही कपड़ों की भी एक बुनियादी कारण होता जी। है उनके चमकदार, अच्छे, बने रहने टिकाऊ का। बने रहने का। पहली बात तो ये कि आप एक कपड़ा जो, मतलब अगर हम विज्ञान की बात जी, करें जी, तो बिल्कुल। 3 बातें होती हैं कि हम्म। कब, हम्म। कैसे और कहाँ से। जी, यानी कि हम कपड़ा कब खरीदें और कैसे खरीदें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और कहाँ से खरीदें ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। बिल्कुल। तो आप क्या देखती हैं और क्या देखते हैं? हाँ, ये तो, है ना? हाँ, ये तो बिल्कुल एकदम ध्यान रखना ही पड़ता है कि किसी भी विशिष्ट आयोजन पर आप कपड़ा खरीद रहे हैं, या कि आप यूं ही कपड़ा खरीद रहे हैं, मन आ गया किसी कपड़े पर, या जैसा आपने कहा रोजमर्रा के लिए खरीदना है, या किसी जरूरत के लिए खरीदना है, या किसी को उपहार देने के लिए खरीदना किसी को है। देख लिया तो खरीदना है, लो अब राजू ने नया खरीदा तो हमें भी खरीदना है। ऐसा भी हो सकता है। बड़ी अच्छी डिजाइन लग रही है। या हमने बहुत दिनों से नहीं खरीदा है, सिर्फ इसलिए खरीद लेना है। और रेनू जी, सेल भी तो लगती है ना। अरे वो तो इस तरह से आकर्षित करती है कि ये जितने कारण हमने बताए हैं वो सब पीछे चले जाते हैं। 8, 9, 10 जितने भी हैं, कितने भी महत्वपूर्ण हो, सब पीछे हो जाते हैं। सबसे आगे आ जाता है ये 40% तक वाली जो है ना सेल, छूट। वो ऐसी खींचती है क्या अपनी साड़ी ओर है, की, छूट में क्या साड़ियां मिल रही हैं आपकी बार सेल अच्छा, से। उसका सबसे मजेदार हाल क्या होता है पता है? जैसे आपको 800 तक की साड़ी खरीदनी है, चलो आपने मान के इसलिए 800 तय करते हैं कि 1000 तक तो खींच ही जाएगा मामला, ठीक है? बिल्कुल। अच्छा, जब आप सेल में जाते हैं किसी महंगी दुकान पर, तो अब आप जब वहां पर 2000, 3000 की देखना शुरू करते हैं और वहां कभी 5000 और 8000 तक पहुंच जाते हैं, तब आपको 3000 वाली इतनी सस्ती लगने लगती है कि आपको लगता है ले लो, ये तो बहुत कम की है। हाँ। आप ये भूल जाते हैं कि आपने एक तय किया था सीमा कि हम 1000, आप 3000 पर कूद जाते हैं। ऐसा होता है। यानी कि जेब के लिए भी खतरा है जी। और कपड़ा कैसा मिलता है वो तो माशाल्लाह। ये तो सही बात है कि ऐसी भगदड़ में जब खरीदा हुआ कपड़ा जो होता है वो कितने दिन रुकेगा, ये कपड़ा जाने या कि पहनने वाला जाने। क्योंकि केवल हम तब तक टैग ही देख रहे होते हैं, उसकी सिर्फ दाम देख रहे होते हैं, बस सारा दिमाग उसी में घूमता रहता है। बिल्कुल। और जैसे कि मैंने कहा था कब कैसे खरीदें, कैसे खरीदी है, तो ये सेल वाली जो बातें हैं, या आपने कभी, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का भी जमाना है, तो ऑनलाइन भी जबरदस्त होता है। कार्ट में एक के बाद आपने देखते जा रहे हैं और आपको लग रहा है वाह वाह क्या कपड़ा है, और सिर्फ फोटो देख देख के आप बिल्कुल तय करे ले रहे हैं कि ये कपड़ा तो बहुत सुंदर है और बहुत सस्ता लग रहा है। और 2000 की चीज आपको 600 में मिल रही है। हाँ, और आप ले लेते हैं। घर आने पर क्या होता है? घर आने पर ये होता है भाई कि अरे ये तो वो है ही नहीं जो हमने सोचा था या जो दिख रहा था।
वो तो कपड़ा है ही नहीं। तब आप पढ़ते हैं कि उसमें लिखा होता था कि जैसा पिक्चर में दिख रहा है जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो। 19-20 का फर्क हम मान लेते हैं अपनी तरफ से, बिल्कुल, लेकिन वहां पे 15-20 का भी फर्क हो सकता है। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर समय ऑनलाइन नहीं ठीक है। उसमें बहुत सारे ऐसे जो हैं उसमें रिव्यू आते हैं, यानी कि लोगों की प्रतिक्रियाएं भी होती हैं, वो हम नहीं पढ़ते जल्दबाजी में। या तो पढ़ ले या कोई बहुत जो नामी है साइट्स उनसे ही लें। तो ये जिनमें आपको वापस करने की भी सुविधा गुंजाइश पूरी रहे, वो हम तब तक नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमने बताया ना कि हम लोग उस जंजाल में फंस चुके होते हैं कि हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है वो हम भूल चुके होते हैं, है ना। बिल्कुल। फिर उसके बाद कहाँ से खरीदें, ये तो ऑनलाइन या सेल नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, तो आप अपने विवेक से तय करें कि आप ऑनलाइन से खरीदेंगे कि आप सेल से खरीदेंगे, कहाँ से खरीदेंगे। और ऑनलाइन अगर, जैसा कि अभी आपने कहा कि ऑनलाइन आपने खरीदा है, अगर खरीदा भी है तो अच्छी साइट से खरीदिए जहाँ से आपको वापसी की सुविधा मिले, सारी चीजें देख लें अच्छी तरीके से, सारी चीजें देख लें। और सेल के झांसे में बिल्कुल ना है। और दूसरी बात ये भी है रेणु जी की कपड़ा जो है वो कहता है कि अगर आप मेरी इज्जत करेंगे तो मैं आपकी इज्जत करूंगी। ओहो, जी जी जी। तो भाई आपने बहुत अच्छा सा बिल्कुल सही जगह से लिया है। दाम भी वाजिब हैं, देखने में भी बहुत खूबसूरत है। जो मटेरियल आप चाह रहे थे वही उसी उसका बना हुआ है, ताना वाना वही है सब कुछ। सिल्क चाह रहे थे तो बिल्कुल प्योर सिल्क ही है वो। और इस तरह से सब सारी जो मांगे हैं वो आपकी पूरी हो रही हैं, लेकिन आपने उसको पहना है और पहन के आपने उसको कुछ गिराया है और गिराने के बाद उसको 4-5 बार लगा के रख दिया। हाँ, या तेल लगा दिया और उसके बाद फिर ड्राई क्लीन करा दिया और 4-5 बार ड्राई क्लीन करा दिया। तो ड्राई क्लीन भी किसी कपड़े को सुरक्षित रखने का कोई हल नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। तो उसको सलीके से रखना, अलग अलग जो कपड़े होते हैं, जैसे सिल्क है, चाहे वो सूती है, चाहे ऊनी है, उन सब के अलग अलग निर्धारित जो मापदंड है उनको जरूर ध्यान में रखें। लेकिन जो कपड़े की बात हम लोग कर रहे हैं उसमें खासतौर से 2-3 चीजें जो हैं। एक तो ये होता है कि हम कपड़ा जब खरीद के लाते हैं तो बहुत दिनों तक चलता है और उसकी आप बनी रहती है, यानी उसकी जो चमक है या उसके रेशे जो हैं वो कमजोर नहीं दिखते। तो वो वैसा ज्यादा बेहतर है या उनकी प्रिंट बनी रहे और वो, लेकिन देखने में कैसा लगता है, जैसे हम लोगों ने बात पहले ही की कि कैसे ही देखते ही ऐसे 1 महीने बाद ही लोग कहने लगते हैं कि मतलब ध्यान ही नहीं देते आपकी तरफ। मतलब देखने में जो मन हरे सुखाखिन को दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई उस रूप को पतिंग निहारिए कपड़े के, बल्कि उसके जो टिकाऊपन को पर भी ध्यान दीजिए। और ये देखिए कि अगर आपने डाई का कपड़ा लिया है तो वो डाई किस तरह किस किस्म का है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 2 ही 3 बार पहनने के बाद या वॉश करने के बाद वो कपड़ा फटने लगता है। डाई का रंग होता है वो बाकी कपड़ों के संग भी बाकी कपड़ों को भी अपने रंग में रंग लेता है बड़े प्यार से। तो होली है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल। और हम गीत सुना दें? गीत सुन लेते हैं। और रेणु जी, होली की ही बात नहीं है, आप किसी भी त्योहार पर कभी भी किसी भी मौके पर अगर कपड़ा खरीद रहे हैं तो इन सारी बातों का ध्यान जरूर रखिए और उसके टिकाऊपन का पर भी एक नजर जरूर डालिए। जरूर। ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, छुरियां चल जाए मेरी मतवाली चाल पे, छुरियां चल जाए मेरी मतवाली चाल पे। जलवे फिर देख गोरी मेरी भी चाल के, जलवे फिर देख गोरी मेरी भी चाल के, चुनरी बन जाए तेरी मेरे रुमाल से, चुनरी बन जाए तेरी मेरे रुमाल से।
अखियां मिलाना हमसे छलिया संभाल के, अखियां मिलाना हमसे छलिया संभाल के, छुरियां चल जाए मेरी मतवाली चाल पे, चुनरी बन जाए तेरी मेरे रुमाल से। रेणु जी, गाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब समय की कमी है, इसलिए हमें ये गाना यहीं पर रोकना पड़ रहा है, क्योंकि सखियों से इजाजत भी लेनी है। जी, तो सखियों से आज लेते हैं विदा, और तो स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी और राजुल का नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली।